तो अपन ने कल बात कर ली थी डीकंपोजिशन रिएक्शन की, और आई होप आपको समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं, तो पहली चीज मेरे को ये बताइए आप लोग कि जब अपन ने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी तो क्या जो भी एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो रहा था, तो वो जब टूट रहा था तो उसको किसी एक्शन या कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट थी? किस चीज की? हीट की। जैसे बात करते हीट, क्या जरूरी है कि हर बार हीट की ही रिक्वायरमेंट पड़े और भी कुछ कोई भी एनर्जी की फॉर्म जिससे अपन उसको ब्रेक कर सके? तो अभी तक आपने एक केस पढ़ा हीट का। तो जब हीट के थ्रू अपन किसी इक्वेशन, किसी कंपाउंड को डीकंपोज करते हैं तो उसे बोला जाता है स्पेशली थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई? तो अगर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कल, आपने जो एग्जाम्पल था कैल्शियम कार्बोनेट, तनु ये कब बनता था? नहीं, ये अपन ने कल मैंने बताया था ना, ये बनता भी है कंपाउंड। कैसे बनता है? ये बनता है, जो स्लेक्ड लाइन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हाँ, CO2 के साथ बनने के बाद, कल क्या कहा था, जब पुताई कर देते हैं, व्हाइट वॉशिंग की वॉल कर देते हैं तो एक लेयर फॉर्म होती है, उसको फिर कंपाउंड बनता है अपना CaCO3, ठीक है ना। अब इसी CaCO3 को अगर आप हीट दे दोगे तो ये किस में अगेन टूट जाएगा? CaO एंड CO2 ही है, ठीक है। तो अगेन किस में टूट गया? क्विक लाइन में। तो क्या ये इक्वेशन थर्मल डीकंपोजिशन की टाइप में आएगी? बिल्कुल। क्यों आएगी? क्योंकि किसके थ्रू ये ब्रेक हुआ है? ड्यू टू दी हीट। तो ऐसी सभी रिएक्शन जिसके अंदर अपन क्या अप्लाई करते हैं कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए? हीट। तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो उसके अंदर ये हेडिंग डालिए, थर्मल डीकंपोजिशन। ये एग्जाम्पल मत लिखना क्योंकि ये तो लिखा हुआ ही है, दूसरा लिखते हैं। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो थर्मल डीकंपोजिशन की। when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. और फिर एग्जाम्पल में आप ये वाली लिखिए इक्वेशन। एग्जाम्पल में लिखिए लेड नाइट्रेट को जब PbNO3 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट को अपन ने क्या अप्लाई किया? हीट अप्लाई किया, तो वो मोर देन 2 दैट इज 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। पहला लेड ऑक्साइड PbO, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2, ये अपन ने इसको बैलेंस भी कर दिया। तो ये किसके केस में आएगा? थर्मल डीकंपोजिशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ही लिखो, अगर आपको याद नहीं आती है तो ये भी लिख सकते हो, ये तो अपन ने पहले पढ़ रखी है इसलिए कि आपको नई इक्वेशन। तो एक टाइप हुआ अपन ने थर्मल डीकंपोजिशन। अब अभी तक जितने भी अपन ने केसेस देखे तो उसके अंदर क्या था तुषार? क्या था कि अपन किसके थ्रू तोड़ रहे थे? हीट
हीट के थ्रू। तो क्या हर बार अपन को हीट एनर्जी ही रिक्वायर्ड है? नहीं। अब और तरीके क्या क्या हो सकते हैं तोड़ने के लिए? तो एक आता है डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसके थ्रू भी तोड़ सकते हैं और उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट वी से? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रो का वर्ड क्यों आया? ड्यू टू दी इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब ये है, यहां पे जैसे अपन हीट को अप्लाई कर रहे थे, तो अब यहां पे हीट एनर्जी को अप्लाई ना करके, नींद आ रही है? इतने सुबह सुबह नींद, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे अपन क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? तो अगर मैं बात करूं लाइक H2, जो आपका वाटर है, अगर वाटर को आप क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो वो किसमें टूट जाएगा? H2 प्लस O2। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो सेकंड हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है? डीकंपोजिशन ही हो रहा है ना। तो ये दोनों नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखिए इसमें, reaction in which compounds decompose into simpler compounds because of passing electricity are known as electrolytic decomposition, full stop. It is also known as, क्या कहेंगे? It is also known as electrolysis। ये अभी बाद में लिखना, फिर एग्जाम्पल करके लिखो। एग्जाम्पल करो फिर लिखो, एग्जाम्पल में डैश करके, when electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen। फिर ये इक्वेशन लिख लीजिए, जी सिंबल हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई यूनिफाइड सिग्नल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कई बार इससे शो कर देते हैं। अगर आपको AC पास करनी है तो ये है, DC पास करनी है तो सिर्फ DC लिख देते हैं, क्योंकि DC तो स्पेसिफिक सिग्नल नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत टाइप की आ गई, भाई AC पास कर रहे हो या DC कर रहे हो। जैसे अभी आपके जो बुक में है वो DC का केस है, तो फिर अपन को DC लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ DC लिखेंगे, लेकिन अपन अल्टीमेटली लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो दो तरीके अपन ने पढ़े डीकंपोज करने के, पहला पढ़ा विद द हेल्प ऑफ हीट एंड द सेकंड वन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? लाइट। फोटो का मतलब होता है सिंपली लाइट। मतलब आप कंपाउंड को किसकी हेल्प से तोड़ोगे? विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो अब लाइट कौन सी लाइट? क्या इस ट्यूबलाइट की लाइट से? नहीं। क्यों सनलाइट? क्योंकि सनलाइट के अंदर बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसा कि हम जानते हैं सोलर एनर्जी होती है, और सोलर एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट, तो उसमें यूवी रेडिएशंस भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जो रेज हैं, है ना, तो उसके अंदर ही वो कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू जो भी कंपाउंड है वो ब्रेक हो सकता है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एक कंपाउंड होगा, वो किसमें टूट जाएगा? आपका अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उसमें टूट जाएगा। तो अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड किसमें टूटता है? Ag+Cl2, है ना। तो ये किसमें टूटा? मतलब आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड था, इसका कलर पहले कैसा था? होता है ग्रेनी वाइट। ये जब कंपाउंड था, एक सिंगल कंपाउंड, लाइक मैंने रूम में इसको रख रखा था, इसका कलर था व्हाइट कलर था, इसका ना व्हाइट कलर का था। फिर मैंने जैसे ही इसको सनलाइट में कुछ देर रखा, फिर मैंने देखा इसका कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है, जो कि ग्रे हो गया है। और ओरिजिनल जो आपका जो बात करें एल्यूमिनियम है, उसका कलर कैसा होता है? ग्रेइश होता है। वो तो अपन जैसे अभी जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आपको भी पता होगा, जो आपका गोल्ड होता है प्योर ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि प्योर ओरिजिनल तो बहुत ज्यादा ही इजीली मुड़ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन? एक लिटिल बिट की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ताकि उसमें क्या हो सके? हार्डनेस आ सके। और जब हार्डनेस आएगी तभी जो इतनी प्रकार की ज्वेलरी है, डिजाइनिंग करना वो तभी पॉसिबल है। अगर कोई चीज मुलायम है, तो मुलायम में तो आप कैसे डिजाइनिंग करोगे? तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना इतना इजीली। तो अपन क्या करते हैं? उसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना। तो उसी तरह जो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रे। मतलब पहले जो कंपाउंड व्हाइट कलर में था, अब किसमें चेंज हो गया? ग्रे, ड्यू टू दी सनलाइट। तो ये अपना जो भी इक्वेशंस होती हैं वो किसकी कैटेगरी में आती है? इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर एग्जांपल लिखना। रिएक्शन इन विच a compound decomposes because of sunlight are known as photolysis or photo decomposition reaction। एग्जाम्पल करके लिखिए, एग्जाम्पल नीचे। when silver chloride is put in sunlight, it decomposes into silver metal and किसमें? क्लोरीन। ये किस फॉर्म में होगी? सॉलिड, लिक्विड, कैसा? क्लोरीन कैसी होती है? एक प्रकार की गैस होती है। तो आप यहां चाहो तो अल्टीमेटली गैस भी लिख सकते हो, और ये अपना सॉलिड है और ये क्रिस्टल है तो अगेन सॉलिड है। तो क्लोरीन क्या हो जाएगी? गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। ठीक है। नोट करके पॉइंट लिखिए। अब देखो इधर, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन यूज होती है, दिस इक्वेशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, नॉट फोटोग्राफी, है ना। अपन ये सब कब की, मतलब मैंने भी यही बुक पढ़ी थी
आपने भी यही बुक पढ़ रहे हो, तो मतलब ये पुरखों के ज़माने की बुकें चल रही है। तो पहले तो डिजिटल फोटोग्राफी होती ही नहीं थी, है ना। आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखी भी नहीं होगी, है ना। तो अभी देखी होगी, मैं बताता हूँ कैसी होती है। तो ये जो इक्वेशन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें यूज होती थी। देखो होता क्या था कि पहले डिजिटल कैमरास नहीं आया करते थे। पहले क्या होता था, एक रील आया करती थी, एक रील होती थी। पहले एक कंपनी हुआ करती थी बहुत फेमस, कोडेक, है ना। अब तो इवन वो खत्म ही हो गई है ना। कहीं शायद ही होगा कोई नाम। क्या लिख रहे हो ऐसा? अच्छा, है ना। तो तुम भी ठीक है, सुन लो पहले फिर लिख लेना। तो जो कैमरास आते थे उसके अंदर क्या होती थी, सिंपली एक रील आया करती थी कोडेक कंपनी की मोस्टली। उस रील के अंदर क्या होता था, कुछ शॉर्ट्स होते थे, शॉर्ट्स मतलब क्लिक्स, है ना। तो लाइक एक रील के अंदर अप्रॉक्स 100 या 72 के लमसम शॉट होते थे अलग अलग, कि आप कितनी साइज की ले रहे हो। तो उसको अगर आप खोल के देखोगे ना, तो जैसे होती इस तरह से थी, छोटी सी इतनी सी होती थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, ये इतनी सी और ये इतनी सी, है ना। फिर कैमरे की जैसे आपकी बैटरी होती है ना, छोटी सी गोल सी, वैसी होती थी। और उसके अंदर ये रील ऐसे मतलब निकाल के ऐसे रील होती थी, यहाँ छोटे छोटे छेद होते ताकि उसमें अटैच हो जाए। फिर जैसे जैसे घूमती रहती थी फिर ये वो फोटो खींच। तो इसमें क्या होता था कि कुछ फिक्स इस तरह से शॉर्ट्स होते थे कि लाइक इतने से इस स्ट्रेंथ में एक इमेज, इस स्ट्रेंथ में, तो ऐसे करके 70 to 100 के लमसम अलग अलग स्ट्रेंथ आती थी, तो क्लिक हो। तो ये क्या करते थे कि इसका जो कलर होता था ना, ब्राउनिश सा होता था। तो इस पे कोटिंग होती थी आपकी किसकी, वाइट सिल्वर क्लोराइड की। तो अब जब इसको यूज करते थे, तो अगर आपने इसको गलती से भी खोल के, अगर इसको मतलब जैसे मान लो आपने रील निकाली, वो उसके अंदर एक पैक रहती थी, पैक करके आपने ऐसे खोल दी और आपने ऐसे नॉर्मली जो धूप मतलब जो टेम्परेचर बाहर रख दी, तो वो फोटो पूरी की पूरी खराब हो जाती थी, है ना। तो वो ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो आपकी जो वाइट जो ग्रे है, मतलब वो किस में टूट गया, एजी उसमें कोटिंग होती थी किसकी, इसकी, तो वो टूट गया आपका सिल्वर में और क्लोराइड में। तो फिर वो पूरी की फोटो जो अपीयर हुई थी उस फोटोग्राफिक फिल्म पे, वो डिसअपीयर हो जाती थी, है ना। तो फिर इसलिए अब क्या करते थे, ये जो भी फोटोग्राफर्स हुआ करते थे, पहले एक अलग से डार्क रूम हुआ करता था, फिर उसमें उस फोटो को एक लिक्विड होता था, उसके अंदर धोते थे और फिर उसको जो आपका पेपर आता था उस पर प्रिंट करके देते थे। तो इस तरह से चीजें होती थी। तो ये बात थी अपनी जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, या फिर उस रील की जो फोटोग्राफी होती थी उसके केस में, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब नहीं होती। अब तो क्या है, सीधा डिजिटल कैमरा है, जैसे अपना मोबाइल है, तो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। तो लिखिए नोट, this equation is used in black and white photography. पानी ले, लिख लिया। एक नोट में इसी में लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। और दी फोटोग्राफिक पेपर हैज ए कोट COAT, कोटिंग होती है ना, सिंपली वो कोट, हैज ए कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, comma, which turns into gray when exposed to sunlight, और एक पहले, उससे भी पहले एक कैमरा आया करता था जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचती थी। आपने देखा भी होगा कोई मूवीज में, ऐसे दबाते थे आप और सिंपली उसके नीचे से फोटो निकल के आ जाती थी। उसमें वो ब्लैक कोटिंग होती थी कंप्लीटली इस तरह से। एक बहुत पहले, मतलब अच्छा नहीं होता वो, ऐसे वो उसमें पेपर डालते थे, ये इस तरह से पेपर होता था, ये पूरा का पूरा ब्लैक होता था, ठीक है। तो अब जैसे वो फोटो खींच के निकल के आ गई, कैसे, उसके साथ निकल के आ गई, नीचे से खींचते नीचे से निकल के आ गई। अब इस निकली हुई को आपको फोटो देखनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको सनलाइट में एक्सपोज कर दोगे। तो ये जो ब्लैक कोटिंग है, ये कोटिंग है, ये यहाँ से उड़ जाएगी और जो इमेज है वो बची रह जाएगी। तो ये एक होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, रील वाले में अलग बताई मैंने आपको, है ना। तो इस तरह से चीजें चलती थी, ठीक है ना। और डिजिटल में तो अभी चल ही रही है ना, उसमें तो अलग है, उसमें तो ये सब बनता ही नहीं है, ठीक है ना।
turns into gray when exposed to sunlight, full stop. It happens because of silver chloride while silver is gray. Because of silver chloride while silver turns gray. Silver turns gray. तो ये यहां तक समझ में आया? ठीक है। अभी तक डीकंपोजिशन में एक टाइप और बचा है, एक रिएक्शन के बारे में और बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, मैंने कल आपको जब भी हीट की एनर्जी की बात की थी तो कल एक आपको रिएक्शन बताए थे, दैट इज एक्सोथर्मिक, वो भी हीट से रिलेटेड है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपन अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, हीट रिलीज हो रही थी व्हेन दे कंपाउंड्स मीट। जब कंपाउंड्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट साइड पे क्या होती थी, हीट रिलीज होती थी, एज इन द केस ऑफ क्विकलाइम। जब आप क्विकलाइम एक जो का टुकड़ा, एक पीस को आप डालोगे किसी भी ग्लास में या फिर इवन ड्रम में अगर बड़ा डालते हो तो आपका जो ड्रम है वो गर्म हो जाता था। अब बात करते हैं एक इक्वेशन होती है उसी से रिलेटेड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगेन टर्म यहां पे क्या आ रहा है, थर्मिक मींस किससे रिलेशन है, इसका हीट से। कहने का मतलब ये है जैसे वहां पे जब कंपाउंड्स मीट कर रहे थे तो एनर्जी का क्या होता, रिलीज हो रही थी। यहां पे क्या होगा, एनर्जी चाहिए आपको उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए। मतलब ब्रेक करना है वो तो एक आपकी एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोसेस करना चाहते हो तो पहले आपको उसमें हीट देनी पड़ेगी। जैसे कोई एग्जांपल बताएगा, अभी तक जैसे मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट से वापस क्विकलाइम बनाना है तो मैं उस पर क्या देता था, अगेन हीट देता था। तो कैल्शियम कार्बोनेट से अगेन मेरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज CaO, दैट इज क्विकलाइम प्लस CO2। तो ये एंडोथर्मिक हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई ये रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब समझ में आया, तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, वही जो अपना केस है CaCO3 जो है उस पे अगर मैं हीट दूंगा तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, CaO, दैट इज क्विकलाइम प्लस CO2। तो यहां पे किसकी हीट मैंने प्रोसेस के वक्त दी, ठीक है ना, इनिशियली। तो लिखिए एंडोथर्मिक में पहले, फिर एग्जांपल लिखना। द decomposition reaction require either in the form of heat। अब एक वन थिंग ये है कि क्या सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको अल्टीमेटली क्या देना है, कोई प्रोसेस को करवाने के लिए कोई एनर्जी देनी है, कोई जरूरी नहीं है। हीट इज वन ऑफ द एनर्जी, लेकिन अपन हर बार हीट नहीं कह सकते। मोस्टली 95% में केसेस में अपन को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। लेकिन अभी अपन क्या बात करेंगे कि वो चाहे एनर्जी होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखिए एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, कॉमा लाइट, कॉमा और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन दी रिएक्टेंट, फुल स्टॉप and reactions in which energy is released or absorbed and the reactions in
in which energy is absorbed are known as endothermic reaction, are known as endothermic reaction. एग्जाम्पल में लिखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर ये इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये बात हो गई है अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इधर, अब बात करते हैं अपन ने दो टाइप्स की पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन, मतलब पहले एक में मिलाया एक में तोड़ा। अब बात करते हैं, ना अपन मिलाएंगे ना तोड़ेंगे, अपन करेंगे डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, लाइक ये कुर्सी ये यहाँ है, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूं और इसको उठा के उसकी जगह, मतलब उसके साथ अब ये आ गई और ये अब अकेली हो गई, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह रिएक्शन में मैं बात करूं तो कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट था AB और एक कंपाउंड और एलिमेंट में मतलब पता होता है ना, जैसे Ca अगर अकेला है दैट इज एलिमेंट, और अगर CaO है तो बोलते हैं इसको कंपाउंड। तो A प्लस BC, एक A तो एक एलिमेंट था और BC एक कंपाउंड था। तो फिर क्या हुआ, जो किसने क्या किसको किया, अब कंपाउंड फॉर्म हो गया A प्लस, मतलब B ने किसके साथ अटैच हो गया, अपने A के साथ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो C है ये यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली थिंग ये समझ में आई। अब दूसरी थिंग ये आती है कि कौन कैसे और क्यों डिस्प्लेस करता है। तो एक टर्म आपने सुना भी होगा, अभी आप आगे उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी मेटल्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक कैपेबिलिटी होती है डिस्प्लेस करने की। क्या, किस चीज की, डिस्प्लेस करने की, कि वो किस कंपाउंड को, कि जैसे मान लीजिए ये दोनों एकदम पेयर बना के बैठे थे, है ना, तो अब ए के पास उतनी ताकत, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसको इस सी से अलग कर दे, मतलब अलग करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। तो वो कैसे डिसाइड होती है, पहली थिंग तो वो डिसाइड होती है मेटल की एक टर्म होता है जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलने की, रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर अलग अलग कंपाउंड, पेज नंबर एनसीईआरटी का 45 खोलना, पेज नंबर 45 दिख रही है। तो अब यहां पे देखो आप, तनु ऐसे करना, हाँ बस ठीक है। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, टेबल 3.2 एक्टिविटी सीरीज और 45 और रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, पोटाशियम, क्लिक कर लो, पोटाशियम, और सेकंड नंबर पे क्या है, सोडियम। अब मतलब पहले दो नंबर पे आपका है पोटाशियम और सोडियम। और आपने बचपन में पढ़ा था जब नन्हे मुन्ने बालक थे, अभी भी नन्हे मुन्ने ही हो, है ना, वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि पोटाशियम और सोडियम को कभी भी खुले में मत रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं कि अगर इवन एयर के कांटेक्ट में भी आए तो क्या करेंगे, ये
रिएक्शन करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या करते हैं, बर्न होते हैं। तो मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है। फिर सबसे नीचे पे क्या है बताएगा कोई, गोल्ड। क्या है, गोल्ड। आपने गोल्ड का ऑर्नामेंट सभी ने पहने हैं, है ना, सभी ने नहीं पहने, ठीक है, आप 3 ने पहने हैं, है ना, तो है ना, पहले मेरे पास भी थे। तो वो गोल्ड आप नहाते हो, धोते हो, पानी लगता है, कुछ भी लगता है, क्या आपके कभी खराब होते हैं? कहीं की बोले कि पहले तो आपने 1 तोले का बनवाया था, 1 साल बाद अब आधा तोला ही बचा है, मतलब आधा तोला उड़ गया, ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी, जो औकात है, कैपेबिलिटी, वो बहुत कम है। वो ना पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना एसिड के साथ, मतलब इजीली ना रिएक्ट करता है, ना और कोई कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट करता है। मतलब वो एक तरीके से क्या है, अपना खुश है ना। तो जब खुश है तो अब जैसे आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो आपका जितना है उतना का उतना ही रहता है। लेकिन अगर आपने पोटाशियम का पहन लिए होते ईयरिंग, तो आपके ना कान रहते ना पोटाशियम रहता। तो पोटाशियम के तो नहीं पहनते, किसके पहनते हो, गोल्ड के। तो गोल्ड क्या है, सबसे आलसी आदमी है, बोलेंगे भैया अपन से मोह माया ना हो पाएगी, हमसे ना हो पाएगा ना। तो ये क्या है, 1 नंबर के आलसी, और ये है बहुत हाईली स्टेमिना वाले लोग। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि कौन किसको डिस्प्लेस। बीच में कोई टर्म बताना, हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, कॉपर, ठीक है ना। अब बात करें, सपोज यहां पे H2O था, है ना, और यहां पे ऐसे लिखते हैं CuO था, और ये हाइड्रोजन था, ठीक है, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है या नीचे आता है, ऊपर आता है। मतलब ये इससे ज्यादा शरारती है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट जब करेगा तो क्या ये इसको इससे अलग कर सकता है? क्यों अलग कर सकता है? क्योंकि इन दी रिएक्टिविटी सीरीज इट लाइज अबव दी कॉपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं Cu के नीचे कोई कंपोनेंट बोलिए, क्या है, मरकरी, Hg। अगर मान लीजिए मैं H की जगह मरकरी होता, मरकरी को मैं कहता कि भैया ये CuO कंपाउंड है, चलो तो आपको ना करना है, इसको कराया, तो मैंने देखा कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखा भैया मैं तो खुद तुमसे बड़ा आलसी हूं, तो है ना, मैं तुम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी औकात नहीं है तुम्हें अलग करने की, तुमको डिस्प्लेस करने की। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिसाइड करता है, इस रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रहेगा कि सोडियम और पोटाशियम। तो मे बी जब कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिजाइन हो तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए कि जो नीचे रिएक्टिविटी की सीरीज में वो आपको दे दे और कह दे इक्वेशन। तो आप जैसे मान लो Na+ आपने लिख दिया CO2, तो आपने करवा दिया कि Na को Ca से करवा देते हैं, है ना, सपोज। लेकिन आपने देखा कि कार्बन की कहां पे है, कार्बन है इसमें, क्योंकि मेटल्स में होता है ना। तो लेकिन आपको मतलब कहने का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको कोई दूसरा एग्जांपल दे दिया, सपोज ZnO दे दिया है ना। अब जिंक सोडियम से तो नीचे ही है ना, तो ये तो इजीली रिएक्ट कर जाएगा। मान ली जिंक से नीचे सबसे Au दे दिया, तो Au नहीं रिएक्ट करेगा, आपको जबरदस्ती कंपाउंड नहीं बनाना है। जब कोई थोड़े ढक्के लेवल का, तो आपको मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी रिएक्टिविटी। इस रिएक्टिविटी सीरीज को भी अपन लिखेंगे, लेकिन इन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अभी के लिए ये आपको समझ में आया कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करी। आया समझ में? आया, ठीक है। तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element, from a compound is known as displacement reaction, full stop। आगे कंटिन्यूएशन में लिखे, नीचे लिखेगा अगली लाइन में, they are
ऑल्सो नोन एज, इस इक्वेशन को और भी नाम है इसके, दे आर ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको चेंज कर देना, मतलब आप, मेरी जगह आपने ले ली, आपकी जगह मैंने ले ली, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो लिखिए नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट स्लैश रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और इन जनरल ना, चाहे तो चलो ठीक है ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इन जनरल करके फिर ये A प्लस BC वाला लिखो। ये लिख लिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उसको इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन कैपिटल ए, मतलब किसकी बात हो रही है, इस इन जनरल टर्म्स की बात हो रही है, व्हेन ओनली व्हेन कैपिटल ए, या फिर आप कॉमा में भी इस ए को लिख सकते हो, ए इज मोर रिएक्टिव देन, या ना इसको ना आप इक्वेशन को ऐसे थोड़ा इजी रहेगा, ये BC है ना, तो इसको ना आप CB लिखो थोड़ा सा, क्योंकि अपन यूजुअली पहले टर्म को रिप्लेस करेंगे हर एक पे। सही है वैसे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपन मोस्टली उसमें करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो A प्लस BC लिख के AC, मतलब A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या कर दिया, B को खत्म कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से लिखना, तो लिखिए is when A is more reactive than B, full stop, if B is more reactive than A, then A will not displace C from BC, and reaction will not taking place. क्या लिखा है मैंने इस लाइन में कि अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव है तो B को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इफ B इज मोर रिएक्टिव देन A, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, द रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो ये बात हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने एक टर्म लिया, एक मेटल लिया जिंक, और मैंने लिया HCl। जिंक और हाइड्रोजन का एक बार रिएक्टिविटी में देखना कहाँ है, जिंक ऊपर ही होगा हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या जिंक इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है? तो जब रिमूव करेगा तो ये टर्म क्या बनाएगा, ZnCl2, और ये जो हाइड्रोजन है ये किस में रहता है, डायटोमिक फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोजन गैस, तो ये कंपाउंड बन गया गैस। तो इस Z ने इस H को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बिकॉज Z इज मोर रिएक्टिव देन किससे, H से, ठीक है ना। तो बोले कि तुम लायक नहीं हो क्लोरीन के पास रहने के लिए, तुम भागो, अब मैं आ जाता हूं, तो उसको भगा दिया। तो एग्जाम्पल में लिखिए, when zinc reacts with hydrochloric acid, it gives hydrogen and zinc chloride,
अब देखिए जिंक को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, यह है एक्वस फॉर्म में है ना। तो जिंक की कॉपर से रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है? हाँ जिंक की देख लो भले ही 45 में ज्यादा है, तो क्या करेगा जिंक इस कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस और अपना कंपाउंड बना लेगा, दैट इज ZnSO4 और Cu बेचारा रह गया गरीब आदमी अकेला। ठीक है, तो ये हो गया ZnCuSO4। तो इस एग्जांपल को भी लिखिए, इसमें लिखिए नेक्स्ट में व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट it forms zinc sulfate and copper metal, zinc sulfate and copper metal। और ये इक्वेशन लिखिए, अब क्या हुआ, अब एक एग्जांपल में और देखिए, पीबी का सिंबल किसका होता है? लेड का। लेड किस में पाई जाती है आपके जनरल, कहाँ देखते हो लेड? पेंसिल में देखते हो ना, ठीक है। और क्या होती है लेड? ग्रेफाइट भी होती है, हाँ तो समझ गए ना, ठीक है। तो लेड को अगर किसके साथ रिएक्ट करवाया? कॉपर क्लोराइड के साथ, तो लेड है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब देखो आपको क्या, अब मोस्टली जो भी देखो 95% केसेस में ना वो जो एलिमेंट होगा ना, वैसे तो ये 3-4 इक्वेशन इसके बाहर तो कुछ आती नहीं है ना। और दूसरी चीज वो इससे रिएक्टिव ही होता है, मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव ही होगा, तभी वो देते हैं एनसीईआरटी वाले ना, सीबीएसई वाले, तो वो रिएक्ट करके वो दूसरा कंपाउंड बना। कोई 1-2 केसेस में मोस्ट, कोई बहुत ही रेयर, जैसे आपको पता है कि नीचे क्या है रिएक्टिविटी, आपको याद भी हो जाएगी जब अपन वो चैप्टर याद पढ़ेंगे, तो वो 3-4 10-12 ही तो है वो, तो याद हो जाएगी। और कि AU दे दिया, सिल्वर दे दिया, ये सब क्या है? बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो अब जैसे आपको पता है लेड है, कॉपर है, कॉपर क्या एकदम हार्ड मटेरियल है। कॉपर को आप घर पे देखते हो बिजली के तार में होता है, नॉर्मली आप कॉपर के बर्तन होते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है क्या? हवा के साथ पड़ा कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो समझ में आ रहा है कि तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव ही होगा, तो है ना। हाँ लेयर तो आ जाती है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं, ऐसा तो नहीं पिघल के कुछ और ही बन गया, वही रहता है। हाँ वो लेयर आ जाती है, पानी की आ जाती है, उसको साफ करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, राख वाख लगा के, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लेड इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो इस एग्जांपल को भी लिख लीजिए, लिखिए हेयर, इसको लिख लीजिए ऊपर और फिर लिख लीजिएगा नीचे। लिखिए हेयर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। हेयर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दोनों केसेस में देखा ना, जिंक ने कॉपर को एक बार पहले कर दिया था रिप्लेस और लेड ने भी कर दिया कॉपर को रिप्लेस। का मतलब क्या है? लेड और जिंक किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से। ठीक है ना। तो ये बात हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। समझ में आया सभी को? इजी वन थी ना।
द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट अब इधर देखो कि अभी तक अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और क्या क्या नाम थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल रिएक्टेंट, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट। तो वहां पे कितने एलिमेंट्स रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे थे, 1। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे A प्लस BC था, तो A ने इसको रिमूव, मतलब जो BC है C इधर आ गया और B बच गया, सिर्फ 1। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे कितने एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 2 का। तो अब देखिए ये कोई कंपाउंड था AB प्लस CD, तो अब जब ये रिएक्ट करे तो AB किसके पहले B के साथ था, बोला नहीं नहीं तू बेकार आदमी है, मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला, भाग रही हूँ मैं तेरे साथ दूसरे के साथ। तो B बोला तू भाग रही है तो मैं कम हो गया, मैं भी दूसरे के साथ भाग रहा हूँ, है ना। तो वो CD के साथ भाग गया और A C के साथ भाग गया, तो इन्होंने अपना अलग अलग घर बना लिया। तो ये हो गए डबल डिस्प्ले। तो दोनों भगोड़े हो गए ना, वहां पे सिर्फ एक ही भगोड़ा था और एक बेचारा अपना अकेला रह गया था। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों भगोड़े हैं, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब A ने C के साथ अटैच हो गया और B D के साथ अटैच हो गया। जो प्रीवियसली जो उनकी कंडीशन है उससे वो बिल्कुल अल्टर उन्होंने कंपाउंड बना लिया और अल्टीमेटली जब ये रिएक्शन होती है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आती है, मैंने आपको जब शुरुआत में केमिकल रिएक्शन बताई थी तो उसकी नहीं, ठीक है, पानी यहाँ पी लो, है ना। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली क्या चीज थी, पहला पॉइंट क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड पॉइंट क्या था, राइज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट क्या था, और देख लो, चेंज इन कलर। फोर्थ, चेंज इन स्टेट। और फिफ्थ क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैंने आपको बोला था वहां पे कि, अब वो सुनो उस बात को बस, ठीक है। अब कुछ एक टर्म याद है आपको, प्रेसिपिटेशन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जब फॉलो होती है तो वहां पे मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त, लेकिन मे बी किसी रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का। उसके प्रेसिपिटेट जो पीपीटी जिसे अपन बोलते हैं, सिंपली क्या होता है, सॉलिड मटेरियल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब देखिए वो कहां पे होते हैं, वो कौन, क्या अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी मैंने कहीं पीपीटी की बात की नहीं की। अब जब दो एलिमेंट्स, दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक कंपाउंड, दिस इज वन कंपाउंड, अब ये यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ये वन कंपाउंड है और ये वन कंपाउंड है। वन कंपाउंड प्लस वन कंपाउंड एक अनदर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, इधर भी एक कंपाउंड, इधर भी एक कंपाउंड। तो अब जब ये इस तरह के जब भी रिएक्शन फॉलो होती है तो इनमें से या तो ये और दिस वन फॉर्म पीपीटी, दैट इज पेरिसिपिटेट, ठीक है ना। और तो कब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, इन द केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। कभी भी इस तरह से इक्वेशन हुई CuSO4 तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल एलिमेंट, ये तो कंपाउंड है नहीं, इसने तो सिर्फ एक को डिस्प्लेस किया। अगर इसकी जगह ZnSO4 या और कोई मान लीजिए CaO, कुछ कंपाउंड और कुछ एलिमेंट बने एक इधर, तो इसमें से कोई ना कोई एक क्या हो जाएगा आपका PP प्रेसिपिटेट। तो ये बात हुई अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फॉर्म होता है, आपके PPT फॉर्म होता है, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये लठ किस लिए ला रखा है आप लोगों की सिकाई करने के लिए है। ये हमारे स्कूल में बहुत यूज़ करते थे, वो बोले कि घर से लेके आना, ऐसे और बोलते थे, घर से लेके आना और फिर घर से लेके आओगे और आपकी ही पिटाई की जाएगी। ऑल्दो हमने वैसे, मतलब हमारे स्कूल में पता नहीं अब ट्रेंड है क्या,
अब तो मैं कहाँ बात करूँ, पहले क्या होता था ना कि बहुत पीटा बहुत जाता था, है ना, मतलब जो टीचर्स वगैरह होते थे ना बहुत मारते थे, फिर ये एक्ट बना दिया था, तो मतलब बहुत, है ना, मतलब पहले बहुत मारते, पहले तो मम्मी पापा भी आते थे ना, इसको सर मारो अच्छे से, इसकी सर ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, इसकी अच्छे से धुलाई करके रखना, तो टीचर वैसे बोले ठीक, गाँव में पीट दिया करते बहुत बुरी तरह, मतलब एक खौफ। अब तो जैसे टीचर खुद डरते हैं, बोले कि पता नहीं कोई केस वेस कर दिया हो गया तो मेरी जेल हो जानी है, तो इतना नहीं होता, तो काफ़ी मतलब वो धुलाई वाला सीन होता था। हमारे स्कूल के बच्चे साल 6-6 फीट के होते थे, टीचर खुद डरता था इनको मारू क्या राक्षसों को है ना, भाई 9th में बंदा लंबा हो गया, अब क्या तो उसको मारे 9th। और पहले क्या होता था ना, फेल बड़े होते थे बच्चे, सारे नालायक बच्चे फेल होके बैठे रहते थे 8th में, होने वो 12th में चाहिए थे, 3-3 साल होके फेल होके बैठे हैं 9th में, तो अब वो उनकी दाढ़ी मूछे आ रही है, बड़े बड़े खुद मास्टर से बड़े बड़े लग रहे हैं, अब उनको क्या तो सर मारे, फेल बहुत होते थे, अब तो कोई फेल होता ही नहीं है। पहले जैसे हम 9th में गए थे तो ऑलरेडी 6-7 भैया लोग, मतलब फिर वो अलग से अपनी गैंग बना के पीछे बैठे रहते थे, और सुनाओ कैसा, बड़े बढ़िया हम लगते थे सब बच्चे से, वो सब बूढ़े से, मतलब भाई 3 साल का डिफरेंस, जैसे आप 9th 10th में हो, अभी कोई फर्स्ट ईयर में बच्चा होगा कॉलेज में 3 साल आपसे बड़ा या 2 साल बड़ा, तो बड़ा ही लगेगा ना आपसे, तो है ना, तो वो चीज़ है। तो लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reactions in which ions are exchanged between two reactants, ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction, in general करके वो AB plus CD वाला लिख लो, अब इधर देखिए ये एग्जाम्पल कैसा है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर अपन को समझ में आ रहा है क्या कौन सी रिएक्शन होगी, क्या डीकंपोजिशन, कुछ नहीं, इसमें क्या होगी, सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डबल कंपाउंड्स है, तो क्या करेगा, Ba ने साथ छोड़ा Cl का Cl और Na ने साथ छोड़ा SO4 का, तो Ba ने रिएक्ट किया, Ba SO4 बना लिया और Na इससे गया तो NaCl बना लिया, तो मतलब ये तो अपना सिंपल जो अपना रॉ सॉल्ट होता है, सॉल्ट NaCl ही होता है, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या था, बेरियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम सल्फेट। सल्फेट जब भी आपको याद रखना क्या नाम, SO4 होना चाहिए, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, बेरियम SO4 है तो क्या होगा, सल्फेट, बेरियम सल्फेट और दिस इज सोडियम क्लोराइड। घर में जाके मत बोलना मम्मी NaCl देना, NaCl दे ना दे, कुछ हालात हाथ पांव कुछ अनहोनी हो सकती है ना, तो दुर्घटना से बचाव जरूरी ठीक है, तो लिखिए एग्जाम्पल में, व्हेन द सॉल्यूशन, एग्जाम्पल में लिखिए, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, when the solution of barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate comma जाओ sodium sulfate comma white PPT of 10-15 मिनट, सोडियम सल्फेट कॉमा white PPT of barium sulfate is formed along with sodium chloride
is formed along with sodium chloride. With sodium chloride. अब इधर एक बार देख लो, बस फिर लिख लेना। BaCl2 Na2SO4 बना, तो मैंने आपको कहा था कि एक क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में पैरेसिपिटेशन। पैरेसिपिटेशन रिएक्शन होगी तो क्या अल्टीमेटली फॉर्म होगी, पीपीटी। तो यहाँ पे जो पीपीटी है इस केस में क्या है, बेरियम सल्फेट है, जो कि स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए पीपीटी ब्रैकेट में। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये पढ़ा, एक ये देखिए, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि दिख रहे हैं दो कंपाउंड है ना कि एलिमेंट है। तो NaOH प्लस HCl जब रिएक्ट करेंगे तो Na चला गया Cl के साथ और H चला गया OH के साथ, तो इन्होंने क्या कंपाउंड बना लिया, NaCl प्लस H2। तो अब यहाँ पे पीपीटी क्या होगा, NaCl होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं NaCl मतलब रॉ सॉल्ट। तो रॉ सॉल्ट क्या क्रिस्टल फॉर्म में तो होता है छोटे छोटे, तो ये क्या बन गया आपका पीपीटी। ठीक है, तो इसको पहले लिखने से पहले एक लाइन लिखिए, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए पीपीटी मीन्स आप प्रेसिपिटेट लिख लेना चाहो तो, प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज पैरिसिपिटेशन रिएक्शन। पैरिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज पैरिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मुझे कोई बताएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हाँ सॉल्ट है, क्या है, एसिड है, ऐसे क्या है, बेस है। बेस का मतलब बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जैसा एसिड बेस बात करेंगे, एसिड तो आप जानते हो कि भाई जो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये आपको बेस है कैसे पता चला, इसके पीछे OH लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, एक तरीके का बेस है ना। अब ये हाँ ठीक है ना, लिखिए व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉरी हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखिएगा ए बेस react with hydrochloric acid comma sodium chloride and water are formed। sodium chloride and water are formed। इक्वेशन लिखिए ये वाली, ठीक है ना। अब देखिए इधर ये आपने इक्वेशन देखी, ये क्या मैंने बोला, ये क्या है, एक प्रकार का बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या है, एसिड है। ये बात कर फिर रिएक्शन हुई, ये NaCl मतलब एक तरीके का सॉल्ट है और ये अपना एक वाटर है।
तो कहने का मतलब ये है जब एक बेस और एक एसिड रिएक्ट हुए तो उसने क्या फॉर्म कर लिया, सॉल्ट फॉर्म कर लिया और वाटर। मतलब जो पहले जो एसिड बहुत ज्यादा हैवीली रिएक्टिव था वो क्या हो गया, मतलब खत्म हो गई, इसकी जो प्रॉपर्टीज है खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन होती है जहां एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके जो उसकी एसिडिक क्वालिटी को रिमूव कर दे या खत्म कर दे, उन रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। जैसे न्यूट्रल होता है मतलब ना मैं इधर हूं ना उधर, ना मैं एसिड हूं ना मैं बेस हूं, तो ना एसिड है ना बेस है, तो मतलब सॉल्ट है वो, है ना। तो वो क्या हो गया, तो जो पहले एसिड था HCl और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया उसने, सॉल्ट। मतलब ऐसी सारी की सारी रिएक्शन जो एसिड की क्वालिटीज को रिमूव कर देती है या फिर न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे आपके देखा होगा आपने मधुमक्खी खाई है कभी, मधुमक्खी है वो पीले वाला तांतिया, है ना। तो जब भी खाता है तो आप क्या करते हो, आप कोई ना कोई क्या लगाते हो उस पे, बेस लगाते हो। जैसे आपको बोलते हैं कि कोई आपके कोई जो NaOH का सोडियम सोडा होता है ना, सोडा घिस लो। तो सोडा घिसने से क्या होता है कि वो एसिड आपके यहाँ रिएक्ट करा है, तो आपने जैसे ही सोडा को घिसा तो बेस किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ। तो एसिड की जो पावर थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म होने से क्या हो गया, आपको दर्द कम हुआ, नहीं तो दर्द होगा। और मे बी यू मे चेंज इन नेपाली, है ना। आपकी आंखें जैसा अगर सर पे खाया है तो आप नेपाली भी बन सकते हो, होते हैं ना। कान मेरे तो सब जगह खाए हुए हैं, गांव में खाए हुए हैं। जब हम गर्मी में हम तो जानबूझ क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट भी लगाते हैं, लगाने में तो सॉल्ट भी लगाते हैं। आपका देसी जो सॉल्ट होता है, नमक, नमक को आप तेल होता है सिंपली कौन सा, सरसों वाला, है ना, घी, हाँ। तो और एक और होता है, आप किसी मेटल से उसको घिस दो, मेटल से, जैसे जो बोलते हैं ना लोहा, लोहे से घिस दो, तो उससे भी क्या होता है, अभी वो आगे पढ़ेंगे जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो वो जो उसकी जो क्वालिटी है इस एसिड की वो खत्म हो जाती है। तो ये पढ़ा है। तो इस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके, नोट में लिखिए न्यूट्रलाइजेशन। तो ये इक्वेशन किसकी है, क्या न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है ये? तो इसके ब्रैकेट में भी आप चाहो तो ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लेना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नोट में लिखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। The reaction in which an acid reacts, the reaction in which an acid reacts with a base to form a salt एंड वाटर, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सॉल्ट एंड वाटर, चलो अभी बाद में लिखना, पहले लिख लो सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसके नीचे लिख लीजिएगा बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। लिख लिया, ठीक है। तो पॉज करना। अपन ने कितनी पढ़ ली, 4 पढ़ ली ना, ठीक है। 5th लिखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
अब देखिए, अब अपन ने 4 टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले 2 टर्म अपने पास आ रही है, ऑक्सीडेशन। तो उसमें मतलब ऑक्सीडेशन में क्या कोर कंपोनेंट, ऑक्सीजन कोर कंपोनेंट है, और रिडक्शन का मतलब कुछ चीज रिड्यूस हो रही है। वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है, वो बात बाद में। तो पहली टर्म क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब वो रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। कुछ ऐड या खत्म होने को नहीं कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। अपन बेसिक क्या जान रहे हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कैसे आता है, तो सिंपली किसी कंपाउंड को आप बर्न करते हो, तो एयर देते हो ना। तो अपन ने जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, जो पहली इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, तो मैग्नीशियम को अपन O2 के साथ रिएक्ट कराया तो अपना क्या कंपोनेंट बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है उन सारी इक्वेशंस को बोला जाता है, रिएक्शंस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो Mg+O2 एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, आप घर में खाना बनाया, सुबह आपने लाइक रात को कुछ बनाई सब्जी, सुबह तक ठीक रहती है ना, मतलब अगर सर्दियों का टाइम है तो रात, गर्मियों में भी फ्रिज में रख दी तो ठीक है। अब क्या उसी थिंग को आप कुछ दे मतलब लाइक 1 दिन 2 दिन बाद खा सकते हो, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ गई है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई। एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन हो गया है उस चीज का। तो वो ऑक्सीडेशन अच्छा है या बुरा है, बुरा। फूड के केस में अभी वो अलग, अपन जो टॉपिक है वो अलग है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी मैटर प्रेजेंट है वो क्या ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आता ही है। अगर मान लीजिए ये चेयर है, ये प्लास्टिक है, ये सब क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है। कार्बन, ये किससे बना है, कार्बन से, है ना। तो ये क्या स्टेबल रहते हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली, है ना, तो स्टेबल रहते हैं। फिर बात करें दीवार, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी कार्बन कंपाउंड को बर्न कर दूं, तो बर्न करने के साथ हीट दे दी और फिर ऑक्सीजन तो मिलेगी, और तो क्या करेगा, ये पूरा पिघल जाएगा और जो CO2 है, जो भी कंपाउंड्स हैं, एनर्जी है वो निकालेगा। तो कहने का मतलब ये होता है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। और पहली बात तो ये हुई जनरल डेफिनेशन कि जो फिजिकल मतलब उसका क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री डेफिनेशन की। केमिस्ट्री डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी अगर कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके प्रोडक्ट साइड में अगर ऑक्सीजन गेन हो जाती है, क्या हो जाती है, गेन हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। एक तो डेफिनेशन ये है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन गेन हो जाती है। यहां पे जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन के बारे में को भी कंसर्न लेके बात किया जाता है। और एक डेफिनेशन तो गेन हो गई, या फिर उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन पहले था, अब वो रिड्यूस हो गया है, तो उसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन, नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की ही डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड और अटेन्ड इज द प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड इफ the hydrogen is reduced or lost, the process is again known as oxidation. तो ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का लॉस होना क्या ही कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में बात करूं, Cu पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यहां पे पहले Cu था, अब क्या हो गया, कार्बन ऑक्साइड हो गया। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। तो इसे ऑक्सीडेशन कह सकता हूं मैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के बारे में समझ में आया आपको। फिर बात कर, आगे देखो, अब बात करते हैं देन व्हाट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन से मतलब समझ में आ रहा है भैया कुछ ना रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे जो कोर कंपोनेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो वो इक्वेशंस जहां ऑक्सीजन रिड्यूस या लूज हो जाए या लॉस हो जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन होना। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। एक डेफिनेशन ये है। और
हाइड्रोजन जहां पहले केस में चला जा रहा था, भाग जा रहा था, अब क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन। तो ये दो टर्म है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब बात, ये तो इक्वेशन हुई। अब इधर देखो, यहां पहले कंपाउंड क्या, देखो सिंपल कॉपर लिया मैंने, कॉपर को मैंने जला दिया, तो क्या कंपाउंड बन गया, पहले कॉपर एकदम प्योर था, जैसे उसको जलाओगे तो ब्लैक की सी लेयर आ जाएगी, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो पहले इसका कलर अलग था, अभी ब्राउनिश था, अब थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, काफी जल के देखते ही होंगे आप, अगर किसी को आप जला कलर चेंज हो गया। तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, कॉपर ऑक्साइड। अब मैंने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया, मतलब इस पर प्रेशर डाला, तो क्या हुआ, जो आपका ओरिजिनल जो कॉपर पहले हुआ करता था वो का वो आ गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और इसने क्या बना लिया, H2। तो कहने का मतलब ये है कि आपका CuO से ऑक्सीजन हटा या मिला, क्या हटा। तो इस यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन क्यों हुआ, क्यों बोला तनु अपन ने, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन चला गया। तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, रिडक्शन। समझ में आया दोनों को, ठीक है। फिर देखो यहां पे H2O ये अकेला बैठा था, अब यहां पे क्या कंपाउंड बन गया, H2O। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या गेन हुआ या लूज हुआ, गेन हुआ। तो इस ऑक्सीडेशन हुआ। तो दीज प्रोसेसेस, तो ये इक्वेशन में, एक ही इक्वेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो वो इक्वेशंस, ऐसी प्रोसेसेस या ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर बोथ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उन्हें, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समझ में आया। हाँ, अभी उसकी बात करेंगे, पहले ये यहाँ तक समझ में आया, अभी उसकी बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो पहले आपको यहाँ तक आया, तो पहले बेसिक बारे की बात करें, फिर एजेंट पे अपन आएंगे। ये पहले इक्वेशन लिख लो, ये दो ऊपर वाली, CuO2 और CuO नीचे वाली। छोटी हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और मेटेलिक एलिमेंट्स, फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इज नोन एज। अब मैंने यहां पे आपको एक लाइन लिखवाई, देखो पहली लाइन, क्या लिखवाया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन की बात हो रही है नॉन मेटेलिक एलिमेंट की, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन को ही ऐड करो। नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, मेटल थोड़ी है, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट वो कुछ भी हो सकता है, तो भी वो किसके, लेकिन अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखोगे तो भी वो आपके लेवल तक कंप्लीटली सही है। ठीक है ना, ठीक, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फिर लिखिए नेक्स्ट इसी में, the elements or compounds in which oxidation takes place is called to be oxidized,
कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉपर था वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो कहने का मतलब वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन जहां भी होगा तो जो कंपोनेंट ऑक्सीडेशन जिसमें हुआ है तो उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे कि ये जो आपका कॉपर पहले सिंपल था अब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोसेस परफॉर्म हो गई, ऑक्सीडेशन की। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिए छोटी, रिडक्शन। एडिशन ऑफ, इसमें लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट from a compound is called reduction, समझ में आई डेफिनेशन? ठीक है, फिर लिखिए इसमें ही कंटिन्यूएशन में, द कंपाउंड और एलिमेंट goes under reduction is called to be, क्या बोलेंगे इसे, रिड्यूस हो गया, is called to be reduced। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट करके, the reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously is called redox reaction। ठीक है, अब लिखिए ये जो आपने सेकंड इक्वेशन लिखी थी CuO + H2, इसको अगेन लिखिए नेक्स्ट एरो डाल के, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, फिर इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस हुई है उसको लिखना है। ठीक है, समझा तो दिया ही मैंने, बस लिखना है। तो ये इक्वेशन लिख ली वापस, सेकंड वाली, नीचे वाली लिखो फटाफट, लिख ली? हाँ, दोबारा से। फिर लिखिए उस पॉइंट में फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट डाल के 1, इन दिस रिएक्शन CuO is changing into Cu। कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में, फुल स्टॉप। ऑक्सीजन is being removed from copper oxide, full stop। removal of oxygen from a substance is called, क्या बोलेंगे, reduction, is called reduction। so CuO is being reduced to copper। तो कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में। ठीक है ना, तो ये टर्म हो गया रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, इन दिस रिएक्शन H2 is changing to H2O, full stop।
oxygen is being added to hydrogen, full stop. Addition of oxygen to a substance is called oxidation, full stop. So hydrogen is being oxidized to water, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ना, और ये वो वाला कल कर लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और वो वाला ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, लिख लिए। तो ये अपन ने बात कर ली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, एक छोटा सा टॉपिक है वो अपन कल ही करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, कर दो।